नमस्कार आदाब, मैं अशर यासिर। स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना की सत्तारूढ़ बीआरएस ने आज रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया। मंत्रियों, सांसदों और राज्य के विधायकों ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। खाली गैस सिलेंडरों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शनकारी पोस्टर लिए हुए थे और केंद्र की भाजपा ने सरकार की एलपीजी कीमतों में एक और बढ़ोतरी से आम आदमी पर और बोझ झेलने के नारे लगा रहे थे। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के आह्वान पर सभी विधानसभा क्षेत्रों के मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए। केटीआर ने ट्विटर पर महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। बीआरएस नेता ने लिखा है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को सफलतापूर्वक 3 गुना करने पर डबल इंजन एनडीए सरकार को बधाई। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष वाई शर्मिला ने सभी विपक्षी दलों के प्रदेश अध्यक्षों को पत्र लिखकर उन्हें तेलंगाना में राष्ट्रपति शासन की मांग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। शर्मिला ने पत्र में नेताओं से नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत कराने की अपील की, जहां विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। शर्मिला ने लिखा है कि केसीआर के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर बीआरएस के गुंडे उन पर हमला करते हैं। पत्र को व्यक्तिगत रूप से राज्य कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, भाजपा के अध्यक्ष बंडी संजय, टीडीपी के कासनी ज्ञानेश्वर, एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, टीजेएस नेता कोदंडराम, बसपा नेता प्रवीण कुमार, माकपा के तमिनेनी वीरभद्रम, भाकपा के कुनामनेनी संबाशिव राव, शंकर गौड़ और एमआरपीएस नेता को संबोधित किया गया है। काकतीय मेडिकल कॉलेज की 14 सदस्यीय एंटी रैंकिंग कमेटी ने निष्कर्ष निकाला है कि पीजी अंतिम वर्ष के छात्र मोहम्मद सैफ ने अपनी जूनियर डॉक्टर प्रीति को मानसिक रूप से परेशान किया। केएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर दिव्यला मोहनदास ने प्रीति की आत्महत्या की वजहों की जांच के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक बैठक की। डॉक्टर प्रीति ने फरवरी के मध्य में आत्महत्या करने के बाद 26 फरवरी को निम्स हैदराबाद में अंतिम सांस ली। बैठक में समिति ने कहा है कि उत्पीड़न रैंकिंग के समान है और सैफ ने प्रीति को जानबूझकर 2 महीने तक निशाना बनाने के लिए दोषी पाया। उसके बाद उसने इतना बड़ा कदम उठाया। जगत्याल के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बोगा श्रावणी बीआरएस से इस्तीफा देने के 5 दिन बाद अपने पति प्रवीण के साथ भाजपा में शामिल हो गई। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव उपस्थित रहे। श्रावणी के साथ इलाहाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा और राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य जी विवेक भी मौजूद थे। भाजपा विधायक टेलर राजेंद्र ने हाल ही में जगत्याल में श्रावणी से मुलाकात की थी और विधायक संजय कुमार द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष और बीआरएस दोनों पदों से इस्तीफा देने के बाद उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। श्रावणी ने कहा है कि बीआरएस विधायक ने कई बार उसका अपमान किया और बीआरएस आला कमान ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। फिर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी जल्द ही कोई बड़ा फैसला कर सकती है। बीजेपी सूत्र के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उन्हें चुनाव प्रचार समिति का प्रमुख बनाया जा सकता है। दरअसल बीजेपी की नजरें लिंगायत वोट बैंक पर हैं। येदियुरप्पा कर्नाटक बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और लिंगायतों में जनाधार है। हाल की कर्नाटक यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी येदियुरप्पा की जमकर तारीफ की थी। वहीं 80 साल के येदियुरप्पा ने कहा था कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी की विजय सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। 27 फरवरी 1943 को मांड्या जिले के बुकानकेरे में लिंगायत परिवार में जन्मे येदियुरप्पा शुरू से ही आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। चुनावी राजनीति से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा कर चुके येदियुरप्पा ने शिवमोगा के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन्हें उनकी सेवा के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुना। केरल में स्थानीय निकाय के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन चुनावों में सत्ता में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ने राज्य में अपना दबदबा कायम रखा है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भी अच्छा प्रदर्शन। राज्य में पिनराई विजयन की सरकार का फायदा इन स्थानीय निकाय चुनाव में एलडीएफ को मिला है। राज्य में 28 स्थानीय निकाय वार्डों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से 14 वार्डों पर एलडीएफ ने जीत हासिल की और 8 सीटें कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जीती हैं। साल
2021 में हुए पिछले चुनाव से तुलना की जाए तो एलडीएफ ने 4 सीटें कम और यूडीएफ ने 2 सीटें ज्यादा जीती हैं। इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की वापसी हुई है। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की अगर बात करें तो उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिली हैं। पिछली बार एक ही सीट जीती थी, जिसमें से एक सीट और बढ़ गई है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने 4 वार्डों पर कब्जा किया है। मंगलवार को 12 जिलों के 28 स्थानीय निकाय वार्डों के लिए उपचुनाव हुए और 97 उम्मीदवार मैदान में थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने अपना 70वां जन्मदिन मनाते हुए विपक्षी एकजुटता का आह्वान किया और बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे हराया जा सकता है। जन्मदिन के मौके पर पहुंचे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से स्टालिन ने कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए मतभेदों से ऊपर उठकर सभी को एकजुट होना होगा। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि 2024 का चुनाव इस बारे में नहीं है कि कौन जीतेगा, ये इस बारे में है कि किसे हराना है। सीएम स्टालिन ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन के अवसर पर साझा मंच बनाने को लेकर धन्यवाद दिया और इसे सबसे अच्छा उपहार बताया। उन्होंने कहा है कि ये केवल मेरे जन्मदिन समारोह का मंच नहीं, ये भारत में एक विशाल राजनीतिक मंच की शुरुआत भी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक साझा मंच बनाकर जन्मदिन का सर्वश्रेष्ठ उपहार दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। एमके स्टालिन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में अपनी पार्टी के समर्थन का संकेत देते हुए कहा है कि गैर कांग्रेसी मोर्चा बनाए जाने की कुछ लोगों की दलीलों को खारिज कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चुनाव बाद गठबंधन और तीसरे मोर्चे के प्रस्ताव विचारणीय नहीं है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।